हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल है या नहीं है। और आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल होगी। और आज का टॉपिक थोड़ा सा पूरा हट के है। बेसिकली मैंने सोचा कि एक परफेक्ट स्ट्रेटजी वाली वीडियो बना दी जाए, क्योंकि अब जेई मेंस 2024 को अप्रॉक्सीमेटली एक महीना बचा है। और एक महीने में आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ उखाड़ सकते हैं। वैसे ज़्यादा तो कुछ नहीं उखाड़ सकते बिल्कुल। अगर आप फ्रैंकली टॉक करूँ तो ज़्यादा आप कुछ उखाड़ने के लिए बचा नहीं है। उन बच्चों के लिए वीडियो है, या तो जिसने बिल्कुल भी प्रेपरेशन नहीं कर रखी है, जिसकी प्रेपरेशन मिड में है, या जिसकी प्रेपरेशन मतलब जो पहले से ही सब कुछ तैयार करके बैठ रखा है और सब कुछ उसका रेडी है, बस वो मॉक टेस्ट दे रहा है जेई के, और उसके 240 प्लस 260 प्लस ऐसे नंबर आ रहे हैं। और कंफर्म है कि मतलब अंडर 1000 अंडर 500 उसको अपनी रैंक लेके आनी है। पर सिर्फ एक ही कैटेगरी के बच्चे नहीं होते, दूसरे कैटेगरी के भी बच्चे होते हैं जिसकी फिजिक्स होगी पूरी, केमिस्ट्री तैयार नहीं होगी, मैथ्स भी घुसी हुई होगी, या फिर किसी की मैथ्स थोड़े अच्छे लेवल पर होगी, फिजिक्स तैयार होगी और केमिस्ट्री बिल्कुल घुसी हुई होगी। बहुत टाइप के बच्चे होते हैं। मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा कि एक जो महीना बचा है आप इसको प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। और अपने जो जेई मेंस का जो आपका टेस्ट स्कोर है उसमें मतलब +20 या +30 भी अगर आप कर पाओ मेरी वीडियो देख के, तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि जो बच्चा, सोचो 100 नंबर तक अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप 100 नंबर अचीव कर रहे हो, 100 नंबर ला रहे हो 300 में से। अगर इन्हीं 100 को आप 120 या फिर 130 तक ले जा पा रहे हो किसी भी तरीके से इन एक महीनों में, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे दिन, ये जो 30 दिन होंगे सबसे ज़्यादा अच्छे दिन होंगे आपके लिए। अगर आपने 20 का यहाँ पर क्या करा, जंप मार लिया। क्योंकि एक बार आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ओवर हो जाएगा ना, मतलब आपका जब जनवरी अटेम्प्ट ओवर हो जाएगा, जो शायद 24 से है 1 फरवरी तक, आपका एक बार फर्स्ट जो फेस है जेई मेंस का वो ओवर हो जाएगा ना, उसके बाद आपको सेकंड फेस में कभी भी मार्क्स का या फिर परसेंटाइल का इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। लेट सपोज आपकी पहले में आ गई 93 परसेंटाइल आ गई, किसी ऑन एन एवरेज बच्चे की 93 परसेंटाइल आ गई, तो उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसको अगर 93 थे उसको 97 98 ये टारगेट अचीव करना है। क्योंकि जो मार्क्स गेन होते हैं ना, मतलब उसको जो 93 परसेंटाइल यहाँ मिल रही थी लगभग 100 नंबर पे, उसको वही 93 परसेंटाइल मिलेगी 120 या 130 नंबर में। तो उसको 20 या 30 नंबर एक्स्ट्रा मेहनत करके पहले तो उसी टारगेट में पहुंचना पड़ेगा, और उसके बाद अगेन 40 से 50 नंबर एक्स्ट्रा लाके फिर अपने जो रिजल्टेंट उसका जो फाइनल जहाँ तक वो पहुंचना चाहता था डेस्टिनी में, वहाँ तक पहुंच सकता है। तो ये फालतू की मेहनत करने से अच्छा मैं ये कहूँगा कि फोकस करो अपने जेई मेंस के पहले अटेम्प्ट में, जिसको भी एक महीना बचा है, सीरियसली लो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मतलब वैसे बहुत कुछ बिगड़ चुका है पर कुछ नहीं भी बिगड़ा है। अगर इसमें फोकस करके जो चीज़ें अभी तक आप कर चुके हो उन्हीं को बार बार रिवाइज करके और मॉक टेस्ट देके अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से सुधार सकते हो। मैं एक बेसिक सा चार्ट लेके आ रखा हूँ, बस आपके थोड़े से जो मिथ्स होते हैं या फिर जो मिसकंसेप्शंस होते हैं जेई मेंस को रिलेटेड, वो आप दूर करने आ रखा हूँ। बहुत सारे बच्चों को अभी भी ऐसा लगता है, इस बार जैसे मैं पार्टिसिपेंट्स की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 13 lakhs ने हमारा जेई मेंस का फॉर्म भर रखा है। 13 lakhs में से कुछ हमारे पास 10 लाख 9 लाख के लगभग ऐसे बच्चे बच्चे वो होते हैं जिसने कुछ नहीं देखा, जेई मेंस का नाम सुना, फॉर्म भर दिया कि एक फॉर्म आ रखा है जेई मेंस का, उसको फॉर्म डाल दो, हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है एग्जाम का, मतलब तरीका पता लग जाएगा कि किस तरीके का एग्जाम आता है ऑनलाइन सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किस तरीके से होते हैं। 9 लाख बच्चे ऐसे ही होते हैं। बचे हुए 4 लाख, उसमें से भी कुछ गिने चुने 1 लाख सीरियस होते हैं जिनका लास्ट में मेंस के अंदर सिलेक्शन होता है, और ये 1 लाख एडवांस के अंदर घुस के 16,000 जो कुछ सीटें आईआईटीज में उनको सिक्योर करते हैं। ठीक है, ये होती है हमारे पास एल्गोरिदम। अब मैं उनको बताना चाहता हूँ जो ये 9 लाख बच्चे मेंस का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए क्या होता है। वो सोचते हैं कि पहले 300 नंबर का मेरे पास पेपर है, अब वो सोचते हैं कि इतना बड़ा एग्जाम है, इसको क्लियर करने के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी हमारी। अप्रॉक्सीमेटली वो सोचते हैं कि लगभग 150 200 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, मतलब 50% नंबर तो लाने ही पड़ेंगे अगर हमें कट ऑफ क्लियर करनी है तो। पर मैं आपको प्रीवियस ईयर का ट्रेंड्स दिखाना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर में 2023 2022 में आपको कितने नंबर लाने पड़ रहे थे सिर्फ एक मामूली से एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इतना मिसकंसेप्शन बढ़ जाता है लोगों के अंदर, इतना डिप्रेशन बढ़ जाता है बच्चों के अंदर कि वो लास्ट में जितने नंबर, जैसे अप्रॉक्सीमेटली 70 नंबर चाहिए होते हैं कट ऑफ क्रॉस करने के लिए, उतने नंबर भी उनके लास्ट में नहीं आ रहे होते हैं। और वो सोचते हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, मैंने मैथ्स से नहीं पढ़ी तो मेरा नहीं हो पाया। अप्रॉक्सीमेटली 70 नंबर तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में फोकस करके 70 नंबर फोड़ सकते हो, वो कोई भी बड़ी बात नहीं है। वो सिर्फ कहने की बात है कि मैंने मैथ्स से नहीं पढ़ी, मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा एडवांस में सिलेक्शन नहीं हुआ। एडवांस में होती है एग्रीगेट कट ऑफ की सिचुएशन, मेंस में कोई एग्रीगेट कट ऑफ की सिचुएशन नहीं होती है। मतलब आपकी मैथमेटिक्स में अगर 0 परसेंटाइल भी है और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपने 80 80 नंबर भी स्कोर कर रखा है, तब भी आप 99 परसेंटाइल के टारगेट को अचीव कर सकते हो।
2020 की बात बताता हूँ आपको। 2020 में एक बच्चे के मैथ्स में 0 नंबर आए, तो उसकी परसेंटाइल अप्रॉक्सीमेटली गई 15 परसेंटाइल। 15 परसेंटाइल उसके नंबर आए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे महान बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 0 से भी कम नंबर आए, तो अप्रॉक्सीमेटली परसेंटाइल उसकी कितनी आ गई, 15 परसेंटाइल आ गई। और उसकी मैथ्स और केमिस्ट्री में इतनी इनफ परसेंटाइल थी, इतने इनफ नंबर थे कि उसकी ओवरऑल 99.6 कुछ परसेंटाइल बन गई। और वो कोई नहीं, नीट 2020 का टॉपर शोएब आफ्ताब भी था, जिसकी पहले मेंस में तो 0 परसेंटाइल आई मैथ्स में, क्योंकि नीट वाले बच्चे को अप्रॉक्स मेनली मेंस की मैथ्स से कुछ लेना देना भी नहीं है, और उसने बिल्कुल टच भी नहीं करा, उसको फ्री फोकट की 15 परसेंटाइल मिल गई। क्योंकि बहुत सारे महान बच्चे ऐसे भी होते हैं, जिन 9 लाख की मैं बात कर रहा हूँ वही बच्चे होते हैं जो नेगेटिव में भी स्कोर करते हैं। तो उसने मेनली फोकस किस में करा, फिजिक्स में करा, केमिस्ट्री में करा, 99.6 परसेंटाइल का हर्डल क्रॉस करा, और मेन्स में अच्छी रैंक आ गई, बहुत अच्छी रैंक आ गई। इतनी तो सीरियस जेईई एस्पिरेंट्स की भी नहीं आ पाती है 99.6 परसेंटाइल आईआईटी मेंस में। तो बात करते हैं 2023 के ट्रेंड की, कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कितने नंबर पे कट ऑफ हमें क्लियर करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको कट ऑफ का जो है थोड़ा सा फंडा क्लियर आउट होना चाहिए, तब वरना तब तक आपके दिमाग में मिसकंसेप्शन ही रहेगा कि इतने नंबर लाऊंगा तो कट ऑफ क्लियर होगी, 150 नंबर लाऊंगा तो कट ऑफ क्लियर होगी। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ये है मार्क्स अचीव्ड, ये मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 300 में से है, और ये है उनके करस्पॉन्डिंगली परसेंटाइल कितनी आपको अचीव हो रही है। परसेंटाइल मेन मेजर रोल प्ले करती है, मार्क्स अब मेजर रोल प्ले नहीं करते मेंस में, एडवांस में मार्क्स मेजर रोल प्ले करते हैं। मेंस में परसेंटाइल मेजरली इंपॉर्टेंट होती है। और जो 2023 की कट ऑफ थी वो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास गई थी 90.6 कुछ परसेंटाइल ऐसी गई थी। 90 परसेंटाइल अगर मैं कट ऑफ मानूं मेंस 2023 की, तो अब ये देखते हैं कि 90 पॉइंट कुछ परसेंटाइल आपको अचीव करने के लिए कितने नंबर चाहिए थे मेंस में। 80, यहाँ से मैंने 80 परसेंटाइल से लिया, क्योंकि 80 परसेंटाइल से नीचे मतलब सारे तुक्के वाले बच्चे हैं, मैंने 80 परसेंटाइल से ऊपर वाले नंबर ले रखे हैं। तो जो मेरी 90 परसेंटाइल अप्रॉक्सीमेटली अचीव हो रही थी, जैसा कि मैंने आपको कहा 70 नंबर के बीच में हो रही थी। अगर बहुत ही ज़्यादा ईजी पेपर आ जाए ना, तब ये जो 70 नंबर का ट्रेंड है ये कहीं चले जाता है 90 पे। ये 90 पे तभी शिफ्ट होगा जब बहुत ही इजी पेपर आ जाए। अब ऐसा होता नहीं है बहुत इजी पेपर आ जाए, क्योंकि अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी है तो अल्टीमेटली मैथ्स इतनी टफ आ जाती है कि ये 70 और 90 भी वहाँ पर नामुमकिन सा लगने लगता है। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ का हर्डल क्रॉस करना उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप 2 साल से तैयारी कर रहे हो, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है, या फिर कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है। उसके लिए 70, 80, 90, 100 नंबर भी लाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए जेईई मेंस ऐसे एग्जाम में। इतनी बेसिक प्रिपरेशन तो सबकी होती है। 70 या 80 नंबर तो आप सिंपल 2 सब्जेक्ट को टारगेट करके ही ला सकते हो। एक आपने फिजिक्स को टारगेट करा, एक आपने केमिस्ट्री को टारगेट करा। इन दोनों में अगर फिजिक्स में भी उतना कठिन पेपर आ नहीं रहा है कि आपको मतलब 30-40 नंबर लाने के लिए भी मेहनत करनी पड़े, केमिस्ट्री में भी सिंपल आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इन सबके फॉर्मूले रट रटा के इतने नंबर तो इजीली आ ही सकते हैं कि आप एटलीस्ट मेंस का वो हर्डल तो क्रॉस कर सको, जिसके बाद आप सेटिस्फैक्ट्री एक अपने मन में फील करा सको कि हाँ मैंने एटलीस्ट जेई मेंस का तो हर्डल क्रॉस करा। अब चाहे मेरी मेंस में रैंक कम है, मेंस में परसेंटाइल कम है, पर मैं थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा पुशअप करूँ, एक्स्ट्रा पुट करूँ, तो मेरे अप्रैल जो मेरा अटेम्प्ट होने वाला है शायद 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में, तो जो बीच के 2 महीने मिले हैं वहां पर आप थोड़ी सी मेहनत करके एटलीस्ट अपने स्कोर को थोड़ा सा बूस्ट या फिर इंप्रूव तो जरूरी कर सकते हो। तो एक वो रहता है कि मन में यार, मतलब अगर मैं बोलूँ ना आपको कट ऑफ, कोई पूछते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी सर ये बता दो, इस बार की कट ऑफ कितनी जाएगी। पिछले ट्रेंड में 88 गई थी, 2022 में 88 शायद परसेंटाइल कुछ गई थी, और 2023 में 90 परसेंटाइल चलेगी। इस बार सर क्या 95 चली जाएगी। परसेंटाइल का सिस्टम कुछ ऐसा होता है ना, देखो परसेंटाइल का सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। वैसे परसेंटाइल जो ट्रेंड चेंज हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। 2021 में जो हमारे पास कट ऑफ परसेंटाइल गया जनरल कैटेगरी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, 87 परसेंटाइल गया अप्रॉक्सीमेटली। 2022 में ये गया 88 परसेंटाइल, और 2023 में चला गया 90 परसेंटाइल। तो अप्रॉक्सीमेटली एक का ही गैप आ रहा है। 88 पॉइंट कुछ गया था, यहाँ पर भी 90 पॉइंट कुछ गया। यहाँ पर से यहाँ पर जाने में सिंपल 1 परसेंटाइल का इंक्रीज हुआ, यहाँ पर से यहाँ पर जाने में सिंपल 1 परसेंटाइल का इंक्रीज हुआ। समझ रहे हो बात को। यहाँ पर इसलिए कम गया क्योंकि यहाँ पर 4 अटेम्प्ट होने लगे थे, और यहाँ पर आने पे 2 अटेम्प्ट हो गए, और यहाँ पर भी आने में कितने अटेम्प्ट हो गए अपने पास, 2 अटेम्प्ट हो गए। तो इस हर्डल को समझो, 90 परसेंटाइल से ऊपर कभी कट ऑफ नहीं जा सकती। मतलब मेरे जहाँ तक नॉलेज है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, 90 परसेंटाइल के ऊपर नहीं जा सकती कट ऑफ, क्योंकि परसेंटाइल चेंज हो सकती है बट इस परसेंटाइल को टारगेट करने वाले नंबर कभी चेंज नहीं हो सकते। कट ऑफ का रियल मतलब समझो, परसेंटाइल सिस्टम का रियल मतलब जब तक नहीं समझोगे तब तक कट ऑफ को ईजिली नहीं समझ सकते। कट ऑफ को पाने, मतलब जैसे आपको 2021 का ट्रेंड उठा के देखना, तो 87 परसेंटाइल भी आपको 70 नंबर पे मिल रही होगी, 88 परसेंटाइल भी आपको 70 नंबर पे मिल रही होगी, और 90 परसेंटाइल भी अप्रॉक्सीमेटली 70 नंबर पे मिल रही होगी। 70 नंबर मतलब 70 नंबर चेंज नहीं हो रहा, वो कट ऑफ जो है वो परसेंटाइल चेंज कर रही है।
क्यों? क्योंकि बच्चे बढ़ते हैं, कभी बच्चे घटते हैं, तो उस वजह से परसेंटाइल में थोड़ा सा अप डाउन आता है, बट नंबर हमेशा कांस्टेंट है कि आपको 70, 60 से लेके 70 से लेके 80 के बीच में नंबर चाहिए थे कट ऑफ क्रॉस करने के लिए, तो ये नंबर वही रहेंगे, नंबर कभी चेंज नहीं होंगे। बस इन पे जो परसेंटाइल अचीव होगी वो चेंज हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि 60 में आपको कभी 92 परसेंटाइल मिल रही हो सकता है कि किसी भी बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बच्चे भी अल्टीमेटली बढ़ गए, तो हो सकता है कि आपको 60 में भी 92 परसेंटाइल मिले। समझ रहे हो ना? तो ये हडल आपको समझने की जरूरत है कि आपको मार्क्स लाने पे फोकस करना है, आपको परसेंटाइल लाने पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली परसेंटाइल हर साल चेंज होगी, हर साल की कट ऑफ परसेंटाइल चेंज होगी। तो परसेंटाइल ये मत सोचना कि 90 परसेंटाइल मतलब यार मेरे को 90% नंबर लाने पड़ेंगे। परसेंटाइल का सिस्टम बहुत अलग होता है। परसेंटाइल मतलब एक तरीके से आपके रिजल्ट को अच्छा करके दिखाती है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि जिसके 60-70 नंबर आ रहे हैं उसको 90 परसेंटाइल मिल रही है। मान लो यहाँ पर देखो, जिसके 51 से 60 के बीच में नंबर आए, वो क्या दिखाएगा दूसरों को? 2 साल तैयारी करने के बाद 51 से 60 के बीच में नंबर लाया, वहीं उसके लिए परसेंटाइल अचीवमेंट कितना है? 82 से 86 के बीच में। अच्छी परसेंटाइल है, अच्छा कॉलेज मिल सकता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट में बहुत बढ़िया ब्रांच मिल सकती है, अच्छा लेवल है, अच्छा परसेंटाइल है। इसी को इंप्रूव करके सेकंड अटेम्प्ट में कितना कर सकता है? 90 परसेंटाइल कर सकता है। तो मैं बस आपको ये कह रहा हूँ, जो मैंने आज का मेन वीडियो का टाइटल रखा था, मैं उससे बहुत ज़्यादा हट रहा हूँ। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपकी मैथ्स बहुत ही अच्छी चल रही हो सकता है बहुत ही खराब हो, कुछ भी नहीं आता हो आपको मैथ्स में, A+B का होल स्क्वायर आता हो, मतलब इंटीग्रेशन भी नहीं आता हो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी ना हो रहा हो, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी ना हो रहा हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है इधर पे। फर्क किससे पड़ता है कि आपके जो दो बचे हुए सब्जेक्ट हैं, क्या आपने उस पर कमांड अच्छी कर रखी है? तो अपने जो मिथ है दिमाग में कि मतलब मैथ्स नहीं आती तो उस चक्कर में फिजिक्स भी गई, केमिस्ट्री भी गई, ये मत करना। मैथ्स नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना प्रॉपर स्कोर कर लेना कि एटलीस्ट मेंस का हर्डल क्रॉस कर लूँ। 92 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर करने की कोशिश करना। 93 परसेंटाइल को अपना टारगेट लेके चलो, इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकती। 93 परसेंटाइल अपने का टारगेट लेके चलो, जो कि 71 से 80 नंबर के बीच में चल रही है। मैं तो एटलीस्ट ये कहूँगा यार, दो सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, फिजिक्स भी आपके पास 100 नंबर की है, केमिस्ट्री भी आपके पास 100 नंबर की है भाई, इसमें तो 50% स्कोर कर सकते हो। 2 साल में इतनी तैयारी तो कर ली होगी कि इसमें 50% स्कोर कर सकते हो एक्यूरेसी के साथ। वहीं केमिस्ट्री में भी इतना तो तैयारी कर ली होगी कि 50% इसमें स्कोर कर सकते हो। तो 50% इसमें भी स्कोर कर रहे हो, तो एटलीस्ट 100 नंबर आपके यहाँ पर बन रहे हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं, जो आपके 3 महीने बचे हैं आज की डेट से, आपने मार्च अप्रैल अटेम्प्ट तक इस 100 नंबर को कहीं 150 तक भी पहुंचा सकते हो, अगर आपने मैथ्स के कुछ चैप्टर अच्छे से फोकस रह के कर लिए तो। ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये है मेरे पास 2023 का ट्रेंड। अगर आपको 99 परसेंटाइल अचीव करना है तो अप्रॉक्सीमेटली 150 टू 160 में आपको के बीच में आपको कहीं नंबर आपके लाई करने चाहिए, जो कि बहुत इजीली है यार। मतलब अगर आप ओवरऑल देखो ना, तो 3 सब्जेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 55 नंबर आपको ईच सब्जेक्ट में पार लाने हैं, अगर आपको इस हर्डल को क्रॉस करना है, एंड यू आर गेटिंग 99 परसेंटाइल ईजिली। ओके। और 2022 का भी ट्रेंड है मेरे पास, यहाँ पर मैंने रैंक भी रख रखी है। ये बेसिकली है मेरे पास मार्क्स कित आउट ऑफ 300, ये है बेसिकली मेरे पास परसेंटाइल, और ये है बेसिकली मेरे पास रैंक, कितनी रैंक आपको मिल रही है। तो देखते हैं यहाँ पर 90 परसेंटाइल जो हमारा मेन हर्डल होता है वो कितने में मिल रहा है। 51 से 60 पे अगेन देख लो, 82 से 86.90 के बीच में परसेंटाइल, 61 से 70 पे उतनी की ही बीच में परसेंटाइल मिल रही है आपको। 61 से 70 के बीच में कितने के बीच में मिल रही है आपको? इतने के बीच में परसेंटाइल मिल रही है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। मतलब 90 परसेंटाइल का हर्डल छूना है तो आपको नंबर लाने पड़ेंगे 61 से 70 के बीच में, ये बात याद रख लो। 70 तो मान के चलो, 70 से अबव ही मानो, 70 से नीचे मत मानो, 70 से अबव ही मानो। अगर मेरे को कट ऑफ क्रॉस करना है मेंस एग्जाम का, तो 70 से अबव नंबर मेरे को अचीव करने पड़ेंगे, और वो बहुत ईजिली अचीवेबल हो जाता है अगर आपने 2 सब्जेक्ट अपने कमांड पर रख रखे हैं, फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी। बहुत टीचर ऐसा हर्डल डाल देते हैं कि मेंस कठिन है, मेंस का एग्जाम, मैथ्स का सेक्शन बहुत कठिन आ रहा है, बहुत कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें लेना देना ही नहीं है कुछ मैथ्स से। मैथ्स हटाओ, मैथ्स बाहर में गई, हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में फोकस करना है, उसमें अच्छा स्कोर करना है, इतना स्कोर प्रॉपर कर देना है कि 95 98 तक अचीव हो जाए। और वो अचीवेबल है, बच्चे 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर करते हैं यार, 300 आउट ऑफ 300 भी स्कोर हो रहा है पेपर में। तो एटलीस्ट आप भी तो 60 80 भी अचीव करोगे तो 140 नंबर पर 98 परसेंटाइल आपको ऐसी मिल जाएगी। अगर दोनों में आपने 88 60 60 या फिर 70 70 भी स्कोर करा, फिजिक्स में 70 केमिस्ट्री में 70, तो ईजिली 144 के स्कोर पर आप पहुंच सकते हो। समझ रहे हो ना? तो मैं यही बताना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ ये नहीं कहने आया हूँ कि मैथ्स पढ़नी नहीं है। मैं बताऊंगा कि मैथ्स आपको क्या पढ़नी है, कैसे स्ट्रेटेजी के साथ पढ़नी है, वो भी डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में। बस मैं आपको ये बताने आया हूँ, कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि जिसने अभी मैथ्स में पूरी होप ही छोड़ दी है कि मतलब अब नहीं हो सकती मैथ्स, उसके लिए बताने आया हूँ कि अभी भी अचीवेबल है मेंस का एग्जाम, अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री ढंग से कर रखा है। 2 सब्जेक्ट को लेके भी अचीवेबल है। वहाँ एडवांस में चीज़ें अलग हो जाती है, वहाँ पर आपको एग्रीगेट कट ऑफ जो है हर सब्जेक्ट की वो क्रॉस करनी पड़ती है। फिजिक्स में आपको 10 नंबर लाने पड़ेंगे तभी आपकी कट ऑफ क्लियर होगी, मैथ्स में 10 नंबर लाने पड़ेंगे तभी कट ऑफ क्लियर होगी, केमिस्ट्री में 6 7 इतने नंबर लाने पड़ेंगे तभी आपका हर्डल या फिर उस पर्टिकुलर एग्जाम का कट ऑफ क्लियर होगा।
वहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लिकेशन अलग हो जाती है। यहाँ पर मेंस के एग्जाम में बस ये फोकस करना है कि मैथ्स या फिर एक कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वजह से अपने को निराश नहीं होना है, अपने को होप नहीं हारनी है, बल्कि बचे हुए दो सब्जेक्ट में और मॉक टेस्ट देके उन्हीं दो सब्जेक्ट में फोकस करके और अच्छा करने की कोशिश करनी है। कहीं उन दोनों सब्जेक्ट में अच्छा करने की कोशिश में कहीं हमारे मैथ्स में भी 4-5 सवाल हिल सकते हैं, तो हमारी परसेंटाइल ऑल इंप्रूव हो सकती है। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि किसी भी बच्चे ने जो कर रखा है मैथ्स का सिलेबस उसमें अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है ना, देखो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। जैसे मैथ्स में एक चैप्टर पकड़ा मैंने, सीक्वेंस एंड सीरीज, 10th से पढ़ते आ रहे हो चैप्टर, 10th भी पढ़ा, 11th भी पढ़ा, 12th भी पढ़ा, पर मेंस में एक सवाल ऐसा आ ही जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज का जो मतलब छूने योग्य नहीं होता, मतलब इच्छा ही नहीं करती करने की। होता है बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा, मैंने देख रखा है। मॉक टेस्ट में टेस्ट को छूने की इच्छा ही नहीं करती है, मतलब कौन करे इतना बड़ा सरदर्द सा सवाल जबकि इजीली हो रहा होगा, पर वहाँ पर इच्छा नहीं करेगी करने की। एग्जाम प्रेशर भी नहीं होगा, टाइम भी बचा होगा, पर सफिशिएंट टाइम होगा, पर इच्छा नहीं करती एग्जाम में करने की। वो क्यों होता है? क्योंकि लैक ऑफ रिवीजन या फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस या फिर लैक ऑफ मॉक टेस्ट। आपने मॉक टेस्ट कम दिए, इसकी वजह से भी हो सकता है आपका रिवीजन लैक था और स्पीड प्रैक्टिस कम है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, होता है ऐसा, मतलब सामने दिख रहा है सवाल और चैप्टर भी पढ़ा पढ़ा जैसा लग रहा है, पर अंदर से एक ऐसी आवाज़ आती है कि यार कोशिश कर ले, पर होने वाला तो नहीं है। तो अल्टीमेटली बच्चे उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, चाहे वो सीक्वेंस सीरीज का हो। और कितने सरल चैप्टर हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इजी चैप्टर है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इजी चैप्टर है, बहुत सारे इजी चैप्टर है। मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइंस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिंपल आपको फॉर्मूले रिवाइज करना है, ये वो करना है, आपका सब निपट जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बहुत सारी इजी चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं। एक वो मैथमेटिकल रीजनिंग में टोटोलॉजी का हर साल सवाल आता है। आई मतलब हर साल कहता हूँ मैं बच्चों से कि टोटोलॉजी के चैप्टर को रट के जाओ। अल्टीमेटली वहाँ पर टोटोलॉजी के सवाल भी गलत कर जाते हैं बच्चे। क्यों? एग्जाम प्रेशर है, वो साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो साइन होते हैं इनमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रू फॉल्स इनमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, और अल्टीमेटली वो सवाल ही गलत कराते हैं एग्जाम प्रेशर में। प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, पहले दो सब्जेक्ट में इतना स्कोर कर लेना है कि कट ऑफ क्लियर हो जाए, फिर रैंक रैंक की तरफ हम जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। एकदम से आप एग्जाम बैठोगे कि मेरे को रैंक 1 लानी है, तो ऐसे तो कभी नहीं आएगी। पहले हर्डल क्या करना है कि मेरे को 70 to 80 नंबर क्रॉस करना है, ताकि मेरी 90 परसेंटाइल से ऊपर गेन हो जाए और एक परफेक्ट अच्छी खासी सुनने वाली परसेंटाइल में मैं बैठ जाऊँ। उसके बाद मैं अपनी रैंकों को इंप्रूव ईजिली कर दूंगा, थोड़े मैथ्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, थोड़े फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो छोड़ रखे हैं कठिन क्वेश्चन उनको ईजिली अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरी परसेंटाइल क्या करे और ज़्यादा इंप्रूव कर जाए। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब डिस्कस करते हैं मैथ्स के थोड़े से टॉपिक के ओवरव्यू के बारे में, कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको तंग करते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको करके जाने चाहिए। देखो, अगर आप वो बच्चे हो जिसने मैथ्स अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी है, जो बेसिकली टारगेट कर रहा है, मैं सबसे पहले ये कहूँगा ना कि आप फेब्रवरी अटेम्प्ट को ही टारगेट, जनवरी अटेम्प्ट को ही टारगेट करो, या आपके पास 2 अटेम्प्ट है ना, आप जनवरी अटेम्प्ट को ही टारगेट करो। क्योंकि मैंने आपसे कहा फेब्रवरी जो अप्रैल का अटेम्प्ट होगा वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ के आ जाते हैं दोबारा। यहाँ पर जब ठोकर का आते हैं तो यहाँ पर पढ़ के आते हैं, और यहाँ पर जो परसेंटाइल होती है करस्पॉन्डिंगली मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, परसेंटाइल घट जाती है। यहाँ पे वही ट्रेंड होता है, यहाँ पे 60 से 70 के नंबर में बीच में आपको 90 परसेंटाइल मिल रही होती है। यहाँ पर जाओगे तो अगेन यहाँ पर आपको लाने पड़ेंगे 80 से 90 नंबर, या फिर 100 भी हो सकते हैं, तब आपको कहीं अचीवेबल होगी 90 परसेंटाइल। तो इससे बढ़िया आप यही क्यों ना मेहनत कर लो, ये बताओ। यही मेहनत कर लोगे तो यहाँ पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अगर आपके 60-70 आ रहे हैं, क्या पता वहाँ पर आपके 120-130 पहुँच जाए, क्या पता वहाँ 95 परसेंटाइल आ जाए, ऐसा करिश्मा हो जाए। अब बात करते हैं टॉपिक्स ओवरव्यू की, कौन कौन से टॉपिक आपको करके जाने चाहिए। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन की बात करूँ तो सेट्स और रिलेशन को तो हटा दो, इनमें से तो कभी क्वेश्चन नहीं आते, कभी भी क्वेश्चन नहीं आते, बहुत कम आते हैं, आते भी हैं तो वो थोड़े से इजी लेवल के आते हैं। फंक्शंस वाले चैप्टर को थोड़ा फोकस करके जाना, स्पेशली 12th वाला पार्ट जो 12th में होता था, 1 1 ऑन टू मैनी वन, ये जो फंक्शन होते थे इनमें आपको ज़्यादा फोकस करके लेके जाना है। ठीक है, इसके अंदर इसने भी ले रखा है, मैंने ले रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना वो बेस है। ट्रिग्नोमेट्री आपके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आएगी, ये इंटीग्रेशन में भी आ जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी आ जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो बेस है, मतलब जब तक आपने ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांगली कर रखी है ना तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स में हमेशा 2 बेस मैंने माने हैं जब से मैंने प्रिपरेशन करी है, तो मैथमेटिक्स में मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि हमेशा 2 बेस मैंने मान रखे हैं। 2 बेस जो है मेरे पास वो है, सबसे पहले ग्राफ्स, सबसे पहला बेस ग्राफ, और ग्राफ से ही जन्म जन्म होता है किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। ग्राफ के बिना ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है। जब तक आपको ग्राफ में पकड़ मजबूत नहीं है ना तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं कर सकते, या फिर पूरी मैथमेटिक्स में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो जो बेसिकली ग्राफ की हेल्प से ही सॉल्व हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? तो ग्राफ और ट्रिग्नोमेट्री, जो अच्छा बच्चा होगा जिसके मतलब मैथमेटिक्स में 100 में से 90 80 प्लस ऐसा स्कोर आ रहा होगा मेंस में, उसका ग्राफ और ट्रिग्नोमेट्री ये पार्ट तो मेजरली उसका स्ट्रांग ही होगा। और ये जो बेसिकली फंक्शंस वाला पार्ट है, क्योंकि फंक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी फंक्शंस का ही ग्राफ बनता है, जब तक फंक्शन नहीं है तो उसका ग्राफ भी कैसे बनेगा। और ट्रिग्नोमेट्री भी खुद में साइन एक्स खुद एक फंक्शन है, तभी तो उसका ग्राफ आपके पास प्लॉट होकर आता है
एनालॉजी है थोड़ी सी, बस बाकी कुछ नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हर चीज़ में घुस सकती है, इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, फंक्शंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस लास्ट में हर एक ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो जैसे साइन एक्स से कह सकते हैं क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही तो है, तो लास्ट में फंक्शन के पास ही आना पड़ रहा है आपको। इसके बाद जो टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मैं कहूँगा अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी तक आपने इसको नहीं पढ़ा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप स्किप मार सकते हो, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, टच भी मत करना, क्योंकि बेस लेवल पे भी पढ़ लिया ना तब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होने वाले। बात बुरी लगेगी पर बात ट्रुथ है, बात रियल है। बेस लेवल पे पढ़ लिया ना बोर्ड लेवल पे तब भी क्वेश्चन नहीं हिलने वाले। यकीन नहीं हो रहा है ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना मेंस के, मैंने खुद कर रखे हैं, बहुत टफ आते हैं, मतलब एक लेवल के बियॉन्ड टफ आते हैं। इससे सरल तो जेई एडवांस 2022 2023 के क्वेश्चन आ रहे थे, मेरे चैनल में जाके सर्च मारना, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखे हैं जेई एडवांस के, तो वहाँ पर इससे ईजी क्वेश्चन आ रखे थे, मेन्स से ईजी क्वेश्चन आ रखे थे, क्योंकि मेन्स के क्वेश्चन में इतना तगड़ा अप्रोच लग रहे थे, इतने तगड़े कॉन्सेप्ट लग रहे थे कि वो उतने एडवांस में भी यूज़ नहीं आ रहे थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड इससे ज़्यादा एडवांस पूछ रहा है हमसे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक बच्चे आपने नहीं कर रखा है तो उसको करने की जरूरत भी नहीं है, पढ़ सकते हो, एडवांस के लिए पढ़ सकते हो धीरे धीरे, 3-4 महीने हैं, पर जनवरी अटेम्प्ट के लिए बात कर रहा हूं, आप इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस लेवल पे भी अगर इसे पूरा कर लिया ना तब भी उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट में इसकी प्रैक्टिस, बच्चे पर्टिकुलर इस चैप्टर की मॉक टेस्ट देते हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और एग्जाम में इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। हाँ, जो दूसरा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये करना जरूरी है क्योंकि इसका आगे यूज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं भी यूज हो सकता है, रियल रूट, कॉम्प्लेक्स रूट, इमेजिनरी रूट कहीं भी यूज हो सकते हैं, तो ये आपको करना जरूरी है, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी अगेन कम है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो सबसे प्यारा टॉपिक और सबसे हट के टॉपिक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इसको बोर्ड लेवल पे भी करके गए हो तब भी प्रोबेबिलिटी है कि जेईई मेंस में इसको कर लोगे, पर जेईई मेंस में एक बात बता दूं, इसका जो क्वेश्चन है वो काफी लेंदी आएगा, लिख के ले लो, इसका लेंदी क्वेश्चन ही आ रहा है। 2020 के बाद से कभी भी छोटे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, छोटे क्वेश्चन आना ही बंद हो गए, इसके जो आ रहे हैं हमेशा लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ के जाना, ऑपरेशंस पढ़ के जाना, डिटर्मिनेंट्स, उसकी प्रॉपर्टीज फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, एडजॉइंट और इनवर्स निकालना कभी कभार आ जाता है, एक मैट्रिक्स गिवन होगी उसका एडजॉइंट निकालो, उसका इनवर्स निकालो, ऐसा कभी कभार आ जाएगा, हमेशा नहीं आएगा। हो सकता है इसका भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, बाकी आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, पर क्वेश्चन आएगा वो तो लेंदी आएगा, ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया। पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ मॉड एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स के, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताने थे, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते। हो सकता है कि आ जाए, किसी की किस्मत अच्छी हो तो इंटीजर टाइप में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, बहुत कम चांसेस है, यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को भी कई बच्चे नहीं कर पाएंगे अभी, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अगेन बोल रहा हूँ, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन आता है। बेसिकली एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि मेरे को मदर, MOTHER, ये मदर वर्ड है, इसकी रैंक निकाल के बताओ। जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं इसकी रैंक निकाल के बता दो, मैं मान लूंगा आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे लेवल पे ओवर हो रखा है। इसके रैंक नहीं निकल के आ रही तो छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक को करने की, क्योंकि ये टॉपिक के भी अगेन थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा घुमाने वाले क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मेंस में आ रखा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। इसका आंसर निकाल दो, मैं आप मान जाऊंगा कि आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे लेवल पर तैयार है, अच्छे लेवल पर तैयार है। तो अगेन बेसिक, अगर अभी तक ये टॉपिक नहीं छू रखा है तो उसका बेसिक पढ़ने से कुछ नहीं होगा जी, जनवरी अटेम्प्ट में आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसका बेसिक पढ़ने से कुछ ज़्यादा नहीं उखाड़ सकते। वहीं अगर फिजिक्स में आपने कोई यहाँ पर रोटेशन छोड़ा होता ना, मैं रोटेशन में भी ये कह देता कि आप इसके फॉर्मूले पढ़ के जाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले पढ़ के जाओ, आप मेंस में कुछ ना कुछ तो कराओगे। यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है इसका मेंस में मैथ्स का लेवल स्पेशली कितना हाई लेवल कर दिया है उन्होंने, तो यहाँ पर इस टॉपिक को बेस लेवल पर भी पढ़ के जाओगे ना तब कुछ नहीं कर सकते, अगर उस लेवल पर क्वेश्चन प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपने उस लेवल पर नहीं कर रखे। अगेन मैथमेटिकल इंडक्शन को मैं टॉपिक ही नहीं मानता, ये कोई टॉपिक नहीं है मैथमेटिकल इंडक्शन, इसके कभी क्वेश्चंस नहीं आते। सीक्वेंस एंड सीरीज, अगेन सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें मतलब समझ लो बेसिक तो उसका खैर सबको आता होगा, सम का फॉर्मूला, AN निकालने का फॉर्मूला, GP का फॉर्मूला सबको ही आता होगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है, सबको आता है ये सारे फॉर्मूले, पर इनसे काम नहीं बनता। अगेन इसमें भी आपको अच्छे लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस चैप्टर के लिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सीरीज अलग अलग टाइप की आ सकती हैं, कोई भी आ सकती है, किसी को यहाँ पर यही नहीं पता होगा कि ये 1+2+3+-- n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n×n+1/2, ठीक है, इनका स्क्वायर कर दिया तब क्या होता है बताओ, इनका क्यूब कर दिया तब क्या होता है बताओ। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं यार, मतलब आपको खुद पता लग रहा होगा, एक अंदर से आवाज़ तो आ जाती है कि मेरी प्रिपरेशन मैथ्स में उतने अच्छे लेवल की नहीं चल रही है, तो इसको जनवरी अटेम्प्ट के लिए बेस लेवल पर कर रखा है, तो मैं ऐसा कहूँगा कि इसके क्वेश्चन कर लो मेंस के प्रीवियस ईयर के 2021, 22, 23 के 3 साल के क्वेश्चन करके जाना, अगर इसको बेस लेवल पर पढ़ रखा है तो। नेक्स्ट टॉपिक में जंप करते हैं, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट्स के कहूंगा मैं, दिखने में बड़े क्वेश्चन होते हैं पर करने में बड़े नहीं होते।
दिखने के बड़े होंगे पर करने के बड़े नहीं होंगे। अगेन, जिसने अभी लिमिट बिल्कुल नहीं पढ़ रखी है, जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट कर रहा है, तो लिमिट मत पढ़ना। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हो सकता है कि आपने बोर्ड लेवल के लिए पढ़ी हो 12th के लिए, पर इसके क्वेश्चंस अगेन थोड़े से हार्ड ही आएंगे। पीस वाइज फंक्शंस भी आ सकते हैं। पीस वाइज फंक्शन के भी क्वेश्चन मैंने देख रखे हैं मेंस में कि पीस वाइज फंक्शंस में आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जज करनी होती है। तो वहाँ पर आप बोर्ड वाला बच्चा तो वहाँ पर फंस जाएगा, पर जिसने रियल में एडवांस लेवल की तैयारी कर रखी है वो वहाँ पर कर लेगा। अगर अभी शुरू कर रहे हो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी या फिर लिमिट्स का टॉपिक, तो हो जाएगा, ऐसा ही बात नहीं है कि नहीं होगा, पर टाइम लगेगा, थोड़ा आपको ज़्यादा इनपुट देना पड़ेगा तभी होगा। इसके बाद आता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस अप्रॉक्सीमेटली सबने ही कर रखा होता है, पर इसके क्वेश्चन अगेन एग्जाम में बहुत कम से हो पाते हैं। एरिया अंडर द कर्व वाला जो पार्ट है ना, मैं कहूँगा इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप मार के ही चलना, क्योंकि इसका क्वेश्चन देखते ही बच्चे पागल हो जाते हैं। मतलब इसका ऐसा होता है, क्वेश्चन देखा, एक तगड़ा क्वेश्चन मान लो ऐसा आ गया कोई, अभी कुछ मेरे माइंड में इतना तगड़ा आ नहीं रहा, ये तो बोर्ड वाला ही क्वेश्चन हो गया। एक सर्कल लिया है, मान लो ये मेरे पास एक सर्कल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट कर रहा है, ये एरिया निकालो। एक बार कोशिश करना, आपसे क्या पता ये एरिया निकल जाए, ये एरिया निकाल के दिखाओ। ठीक है, ये तो वैसे बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, पर इस पर भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं जिनको मन करता है कि सिंपल इन्हें देख के क्या करें हम, छोड़ दें, इससे भाग जाए, बस इससे दूर भाग जाए, हमें ये करना नहीं है, बस इससे दूर भाग जाए। और वैसे इंटीग्रेशन का अगर थोड़ा सा बड़ा इंटीग्रेशन दे दिया, एक मैंने अपनी चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी है, 2021 का एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, इतना बड़ा तो वो क्वेश्चन आ गया था, बच्चे देखते ही उसे, आधे बच्चे तो वैसे ही पागल हो जाएंगे, आधे फॉर्मूले बच्चे वैसे ही भूल जाएंगे, तो इंटीग्रेशन आगे सॉल्व करने का मन ही नहीं करता है। ठीक है, तो अगेन इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है जिसकी प्रैक्टिस आपको 1-2 महीना चाहिए, मतलब लगातार प्रैक्टिस। बेसिक लेवल पे सबने पढ़ रखा होगा इंटीग्रेशन, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन बेसिक डेफिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सबने पढ़ा होगा, डेफिनेट इंटीग्रल उनकी प्रॉपर्टी सबने पढ़ी होगी, किंग रूल, क्वीन रूल जो भी होता था, एप्लीकेशन, एरिया अंडर द कर्व सबने पढ़ रखा होगा। पर इनके क्वेश्चन जो है वो लगाना, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना, ये बहुत कम बच्चे करते हैं। तो अभी तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो उसको अभी शुरू कर रहा होगा। अगर पहले से ही ये ऐसा टॉपिक है, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, थोड़ा स्पीड में बढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा टॉपिक हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्किप मारो, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऐसा टॉपिक हो गया, वेक्टर अलजेब्रा ऐसा टॉपिक हो गया, और प्रोबेबिलिटी 12th वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी में कौन सा वाला पार्ट, 12th वाला पार्ट, बाइनोमियल थ्योरम वाला पार्ट, ऐसा टॉप, वो बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ऐसे पार्ट, ये वाले जो पार्ट हैं ये एक अप्रॉक्सीमेटली ऐसे पार्ट हैं जो एटलीस्ट हर बच्चे ने कर रखे होते हैं, क्योंकि जो 12th में वो तो कर ही रखे होते हैं, ड्रॉपर वाले तो 12th में 1 साल पहले ही करे होते हैं। तो इनमें आपको पकड़ क्या करना है, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बेसिकली, और 12th वाला पार्ट अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा आता है मेंस के एग्जाम में 11th वाले पार्ट से। हमेशा परफेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं रहता कि 50% 12th का आएगा, 50% 11th का आएगा, ऐसा कभी भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। 12th का हमेशा ज़्यादा पार्ट आता है मैथमेटिक्स में, स्पेशली 11th वाले पार्ट से। अब बात करते हैं अपने बचे हुए टॉपिक की। तो जो 12th वाले आपने कर रखे हैं उनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करो। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको मॉक्स की तरह देना शुरू करो। नेशनल टेस्टिंग अभ्यास, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है टेस्ट देने के लिए, तो नेशनल टेस्टिंग अभ्यास जो टेस्ट सीरीज है एनटीए की, उसको देना शुरू करो। एटलीस्ट कुछ तो कहीं से तो इनपुट मिलेगा, कहीं से तो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस मत छोड़ो, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, मैथ्स का सेक्शन उठाओ, स्पेशली मैथ्स में डर लग रहा है, मैथ्स का सेक्शन उठाओ, आज जाओ रात को मैथ्स का सेक्शन उठाओ, कोई भी रैंडम गैस करो, अपने घर वालों से बोलो कि इतने इतने पेपर हुए थे, इसमें रैंडमली कोई भी शिफ्ट गैस करो और कोई भी डेट गैस करो, उस डेट का, उस शिफ्ट 1 का पेपर उठाओ, उसे सॉल्व करो, देखो 100 में से कितना स्कोर आ रहा है। क्या आपका स्कोर 30 तक आ रहा है? 30 तक आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में फोकस करना शुरू करो। अगर 30 स्कोर यहाँ आ रहा है, फिजिक्स में आपका 40 आ रहा है और केमिस्ट्री में भी आपका 40 आ रहा है, 110 नंबर ऑन एन एवरेज आपके यहाँ पर बन रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। जहां आपके पहले 30, जहां आपके कुछ भी नहीं बन रहे थे, उसके मुताबिक 110 तो बहुत नंबर है, उसके मुताबिक 110 तो बहुत अच्छा खासा स्कोर है। 95 परसेंटाइल तक भी पहुंच सकता है स्टार्टिंग में, अगर पेपर थोड़ा कठिन आ गया तो 95 परसेंटाइल तक भी आपको अचीव करवा सकता है। तो उठाओ पेपर, प्रीवियस ईयर ही उठाना, कोई बाहर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कोई यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसको करना शुरू कर देना, कहीं से भी करो, पर 2021 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू करो चैप्टर वाइज, उन्हीं को मॉक्स की तरह देना शुरू करो। ये बहाना मत बनाना मैं कोचिंग नहीं जाता, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, मेरे पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, कोई टीचर नहीं है। यूट्यूब पर पूरा ज्ञान पढ़ा है यार, सब कुछ पढ़ा है यूट्यूब में, बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। पेपर उठाओ, सॉल्व करना शुरू करो, अपने रिजल्ट नोट करो। 1 महीना बचा है, फोकस से करना। 1 महीने में 100% लिख के दे रहा हूं, मैथ्स का स्कोर जो है वो 30%, 30 नंबर तो एटलीस्ट इंक्रीज हो जाएगा, 30 नंबर तो एटलीस्ट इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बुक उठाओ। अगर जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी नहीं है, बेसिक आता है, तो बेसिक से कुछ नहीं हो पाएगा। अगर सर्कल पर टेंजेंट की इक्वेशन T = S1 ऐसे फॉर्म में डायरेक्टली याद हो रहे हैं तो कुछ हो सकता है।
बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या इंपॉर्टेंट रखता है मैं आपको बताऊं। एक तो उसमें कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रखते हैं, दूसरा फार्मूला। इलिप्स की इक्वेशन में ए ही नहीं पता है क्या है, इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले ही नहीं पता है क्या है, वर्टिकल इलिप्स कब बनता है ये नहीं पता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स कब बनता है ये नहीं पता है, पैराबोला क्या होता है और लेटस रेक्टम क्या होता है ये नहीं पता है, तो बेकार है। अब जनवरी अटेम्प्ट के लिए इसको पढ़ना तो बेकार है, इस टॉपिक को आप छोड़ सकते हो। पर अगर आगे वाले अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहे हो, एडवांस के लिए पढ़ रहे हो, तो इसको अच्छे से पढ़ना, टाइम लगा के पढ़ना, फॉर्मूले सारे रिवाइज करना, अच्छे से याद करना, तो हो जाएगा। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री अगेन जिसने 12th में अप्रॉक्सीमेटली सबका ही हो रहता है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्पेस में पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन, इसमें से भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसको बोर्ड लेवल पे भी कर रखा है, तो भी मैं इसमें ये कहूँगा कि जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले जाना तो हो जाएगा। वेक्टर अलजेब्रा अगेन कोई टफ टॉपिक नहीं है। वेक्टर आप 11th से पढ़ते आ रहे हो एटलीस्ट, मैं तो ये कहूँगा। एडिशन, स्केलर, वेक्टर प्रोडक्ट, ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वेक्टर अलजेब्रा में। पर अगेन इसके मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना अगेन जरूरी है। जो आपके 12th वाले टॉपिक है ना, उन सबके मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो अभी से। वीडियो बंद करो, अभी से उसके मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, तब जाके कहीं कुछ होगा। और जो 11th वाले टॉपिक है, 11th वाले टॉपिक को अभी छोड़ दो, अभी उस पर ज़्यादा फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि 12th वाले टॉपिक ऐसे हैं जो आपके पास तरोताजा है, मतलब थोड़े बहुत दिमाग में आपके छप रखे हैं, तो उन पर फोकस करो और उनको अच्छे लेवल पर निपटाने की कोशिश करो। और जो 11th वाले टॉपिक है उनको बैकयार्ड में चलाते रहो, ताकि एडवांस के लिए भी आगे वो प्रिपेयर होते रहें। अभी फरवरी अटेम्प्ट पर उनको छूने की भी कोशिश भी मत करना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे वैसे टॉपिक हैं जो आपके अच्छे खासे कॉन्सेप्ट हिला देंगे। अगर वहाँ फिर ये डिप्रेशन आ जाएगा कि पढ़ के गया था फिर भी नहीं हुए क्वेश्चन। अगेन स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको आज भी पढ़ लोगे तो आज भी पूरा हो जाएगा, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लोगे तो एक दिन पहले भी पूरा हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स इतना प्यारा टॉपिक है, और 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है स्टैटिस्टिक्स। एक टॉपिक में आपको ये बता रहा हूँ, मेरे टॉपिक को नोट करना, और एक टॉपिक में बता रहा हूँ आपको मैथमेटिकल रीजनिंग। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसके 4 नंबर के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर बार बच्चे छोड़ के आते हैं। 100% आएगा, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल रीजनिंग का भी आएगा, स्टैटिस्टिक्स का भी आएगा। 4 हर बार आते हैं। ऑन एन एवरेज बच्चे छोड़ के भी आते हैं, जो रैंकर होते हैं वो करके आते हैं, जो बैंकर्स होते हैं वो छोड़ के आते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। प्रोबेबिलिटी 11th और 12th की कभी भी अलग अलग मत क्लेम करना। अगर आपको यही नहीं पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, यही नहीं पता है, तो आप प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली मैं कहूँगा अगर आपको 11th वाला पार्ट छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, 12th वाले पार्ट में फोकस कर सकते हो। बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी, बेस थियरम, इनके क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और ऐसा होता है मेंस में, देखा है मैंने कि प्रोबेबिलिटी और पीएनसी के क्वेश्चन मिक्स करके भी आ रहे हैं। दोनों के क्वेश्चन क्या हो रहे हैं हमारे पास, मिक्स आउट करके आ रहे हैं। कभी भी एक का क्वेश्चन इजीली अकेले नहीं आ रहा है, हमेशा दोनों के क्या आ रहे हैं क्वेश्चन मिक्स होके आ रहे हैं। तो ये था यार बेसिकली एक ओवरव्यू टाइप का मेंस की मैथ्स की। आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बताना चाहता था कि आपको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है अपनी प्रिपरेशन को। डरना नहीं है सबसे पहली बात कि यार ये नहीं होगा वो नहीं होगा। सबसे पहले एक हर्डल रखना है अपने माइंड में कि इतना परसेंटाइल मेरा हर्डल है, उस परसेंटाइल को मैं क्रॉस करूं, तब जाके अपने आगे स्कोर के बारे में सोचूं। 90 परसेंटाइल अपना हर्डल रखना चाहिए, उसको क्रॉस करना मतलब मेंस को आपने पार कर लिया है। उसके बाद अगले अटेम्प्ट पर अपनी परसेंटाइल इंप्रूव करना, एडवांस के लिए और अच्छे से जाके एडवांस को अच्छे लेवल पर क्रैक करना। बोलने में बहुत इजी लग रहा है, बोलने का मैं कुछ भी बोल दूंगा, 150 नंबर ले आना, 160 नंबर ले आना, पर कठिन होता है वहाँ तक पहुँचना, मानता हूँ। पर तैयारी कर रहे हो यार, 2 साल से जेई की तैयारी कर रहे हो, अपना लेवल देखो, एवरेज बच्चे से ऊपर है आपका लेवल। इजीली बहुत इजी होना चाहिए आपके लिए 70 to 80 नंबर स्कोर करना मेंस जैसे एग्जाम में, और उसको अगले अटेम्प्ट में 80 को 130 140 तक पहुँचाना। 130 140 तक पहुँचा रहे हो मतलब आपने एक अच्छी मेहनत कर रखी है। ये जो 3 या फिर 2 महीने का गैप आपको मिल रखा है। तो आई होप कि आपको मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी, और किसी भी चीज़ में आपको स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़े, स्ट्रेटेजी की कोई कॉन्सेप्ट आपका वीक हो उसमें ज़रूरत पड़े, फिजिक्स कैसे पढ़नी है फिजिक्स के लिए बताओ, कोई वन शॉट किसी चैप्टर का चाहिए, उस चीज़ की जरूरत पड़े, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं उस चीज़ के बारे में आपके पास वीडियो लेके हमेशा हाजिर रहूँगा, 24/7 अवेलेबल हूँ। अच्छी लगी हो वीडियो तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जिसको मेंस अभी लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो सकता मेंस में, पर बहुत कुछ हो सकता है अगर एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आप पेपर देने चाहो तो। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू तब तक के लिए।